ये कहानी सिर्फ स्पेस की नहीं है, ये कहानी वक्त की स्पीड की है, ग्रेविटी की है और इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की है। इस मूवी में हम देखते हैं टाइम डायलेशन, वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड्स और न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी का एक अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन स्टोरी का सेंटर है एक इंसान, कूपर। कूपर कभी नासा का टॉप टेस्ट पायलट था, फियरलेस, स्किल्ड, विजनरी। लेकिन अब वो सिर्फ एक फार्मर है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। फ्यूचर अर्थ पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत है फूड की, साइंटिस्ट से ज्यादा डिमांड है फार्मर्स की। प्लैनेट धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। हर दूसरे दिन डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, आसमान ब्राउन हो चुका है, हवा में मिट्टी ही मिट्टी है। क्रॉप सर्वाइव नहीं कर रहे। 7 साल पहले वीट और ओकरा ग्रो करना बंद हो चुका था, अब सिर्फ कॉर्न बचा है और कूपर मजबूरी में कॉर्न फार्मिंग कर रहा है। वो अपने फादर इन लॉ और 2 बच्चों के साथ रहता है। उसका बेटा टॉम सिंपल, प्रैक्टिकल और उसकी बेटी मर्फ शार्प माइंड, नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट। मर्फ बिल्कुल अपने बाप पर गई है। एक रात मर्फ कूपर को बताती है, पापा मेरे रूम में बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप गिरती रहती हैं। उसे लगता है वहां घोस्ट है। कूपर सीधा कहता है, घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मर्फ मजाक नहीं कर रही। वो कहती है, मुझे कभी कभी लगता है वो घोस्ट आप ही हो। कूपर थोड़ा इरिटेट होता है। वो कहता है, तुम घोस्ट और साइंस को मिक्स कर रही हो। तब मर्फ एक पावरफुल बात बोलती है, आप ही तो कहते हो साइंस उन चीजों को एक्सप्लोर करती है जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मूवी का टोन शिफ्ट होता है। कूपर समझता है मर्फ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रही। वो उससे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कुछ हो रहा है तो प्रूव करो, ऑब्जर्व करो, मेजर करो, डेटा कलेक्ट करो। साइंस फीलिंग्स नहीं, एविडेंस पर चलती है। मर्फ सीरियस हो जाती है। वो अपनी रूम में गिरती हुई बुक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। एक दिन वो नोटिस करती है, बुक्स रैंडम नहीं गिर रही, उनका पैटर्न है, एक कोडेड पैटर्न, बाइनरी। ग्रेविटी के थ्रू कोई मैसेज भेज रहा है। ये कोई घोस्ट नहीं, ये ग्रेविटी एनॉमली है और ग्रेविटी नेचुरल फोर्स है। लेकिन क्वेश्चन ये है, ग्रेविटी मैसेज कैसे भेज सकती है? इसी बीच दुनिया का हाल और भी खराब होता जा रहा है। डस्ट स्टॉर्म्स डेंजरस हो चुके हैं, स्कूल सिस्टम भी रीराइट हो चुका है। हिस्ट्री बुक्स में लिखा है कि अपोलो मून लैंडिंग फेक थी, सिर्फ लोगों को वेस्टफुल स्पेस मिशन से डिस्करेज करने के लिए। सोसाइटी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन छोड़ दिया है, अब फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर है। कूपर को ये चीज अंदर से तोड़ती है। वो मानता है इंसान एक्सप्लोरर है, हम जमीन तक लिमिटेड नहीं रह सकते। मर्फ के रूम में जो कोऑर्डिनेट्स ग्रेविटी के थ्रू मिलते हैं वो एक लोकेशन शो करते हैं। कूपर डिसाइड करता है चेक करने का और यहीं से उनकी सिंपल फार्मिंग लाइफ एक अननोन डायरेक्शन में मुड़ने वाली है। अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, किसी ने या किसी चीज ने ग्रेविटी को यूज करके मैसेज भेजा है और कूपर अब इस मिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ तक स्टोरी का फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ सिग्नल मिला है और जब यूनिवर्स सिग्नल भेजता है तो कहानी कभी नॉर्मल नहीं रहती। कूपर मर्फ से कहता है, जो हो रहा है उसका रीजन ढूंढो, गेस मत करो, ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट सीन, पूरा फैमिली बेसबॉल मैच देख रहा होता है। सडनली लाउड सायरन्स बजने लगते हैं। ये नॉर्मल सायरन नहीं, ये डस्ट स्टॉर्म वार्निंग है। फ्यूचर अर्थ पर स्टॉर्म्स इतने कॉमन हो चुके हैं कि लोग उनके साथ जीना सीख चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में आसमान का रंग बदल जाता है। एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म स्टेडियम के अंदर घुस आता है। मैच कैंसिल, लोग भाग रहे हैं, हवा में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। कूपर फैमिली को लेकर घर वापस आता है, लेकिन घर का हाल और भी खराब है। हर जगह डस्ट और मर्फ के रूम में फ्लोर पर धूल के ऊपर कुछ स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न। मर्फ तुरंत कहती है, देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई घोस्ट है। कूपर अब मजाक नहीं करता। वो झुककर उन लाइंस को ध्यान से देखता है। इस बार वो इग्नोर नहीं करता। वो मर्फ से कहता है, आज रात मैं यहीं सोऊंगा, तुम भाई के रूम में जाओ। रात भर कूपर जगता रहता है, हाथ में नोटबुक और पेन। वो लाइंस को कॉपी करता है, मेजर करता है, एंगल चेक करता है, सोचता रहता है। सुबह मर्फ वापस रूम में आती है। वो देखती है कि उसके फादर ने पूरी रात इन्वेस्टिगेशन की है। कूपर फाइनली कहता है, बुक्स घोस्ट की वजह से नहीं गिरती थीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती थीं। प्रूफ देने के लिए वो एक कॉइन हवा में उछालता है। कॉइन सीधा जाकर उन्हीं डस्ट लाइंस पर गिरता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस रूम में ग्रेविटी अनइवन बिहेव कर रही है और जो लाइंस बनी है वो रैंडम नहीं, वो एक कोड है, बाइनरी कोड। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, हम नॉर्मल मैसेज भेजने के लिए अल्फाबेट्स या नंबर्स यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सिर्फ 0 और 1 समझते हैं। बाइनरी, 0 और 1, थिन लाइन और थिक लाइन।
कूपर नोटिस करता है कि डस्ट पर बनी लाइंस एक्चुअली वंस और जीरोस रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये कोई नेचुरल पैटर्न नहीं, ये इंटेंशनल मैसेज है। और सबसे शॉकिंग बात, ये मैसेज ग्रेविटी के थ्रू भेजा गया है। ग्रेविटी कोई लाइट सिग्नल नहीं होती, कोई रेडियो वेव नहीं। ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड करती है। तो अगर कोई ग्रेविटी को कंट्रोल करके मैसेज भेज रहा है, मतलब वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। मर्फ अब सीरियस हो जाती है। वो अपने फादर के साथ मिलकर पैटर्न डिकोड करने लगती है। बाइनरी नंबर्स कन्वर्ट होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक एग्जैक्ट लोकेशन। कूपर समझ जाता है ये रैंडम नहीं, कोई या कुछ चाहता है कि वो उस जगह तक पहुंचे। और यहीं से फार्मिंग लाइफ एक मिस्ट्री मिशन में कन्वर्ट होने वाली है। अब तक सिर्फ एक रूम में ग्रेविटी अनयूजुअल बिहेव कर रही थी, अब बात पूरी दुनिया से बाहर जाने वाली है। सिग्नल मिल चुका है। क्वेश्चन ये है, सिग्नल भेजने वाला कौन है और क्यों? कूपर बाइनरी पैटर्न को डिकोड करता है। थिक लाइन मतलब 1, थिन लाइन मतलब 0। 0 और 1 मिलकर एक न्यूमेरिक सीक्वेंस बनाते हैं। और जब वो सीक्वेंस कन्वर्ट होता है तो वो सिंपल नंबर्स नहीं होते, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एग्जैक्ट लैटिट्यूड, एग्जैक्ट लॉन्जिट्यूड, एक स्पेसिफिक लोकेशन। कूपर समझ जाता है ये मैसेज रैंडम नहीं था, किसी ने उन्हें वहां बुलाया है। नेक्स्ट डे कूपर और मर्फ उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। दूर से देखने पर वो जगह बिल्कुल अबैंडन लगती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, सडनली आर्म्ड सिक्योरिटी उन्हें सराउंड कर लेती है। उन्हें पकड़ लिया जाता है। मर्फ को अलग रूम में, कूपर को अलग इंटेरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। सिक्योरिटी डायरेक्टली सवाल करती है, तुम्हें इस जगह का लोकेशन कैसे मिला? किसने भेजा तुम्हें? ये हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी है। कूपर कंफ्यूज्ड भी है लेकिन अलर्ट भी। तब एक साइंटिस्ट रूम में एंटर करती है। उसका नाम है अमीलिया ब्रांड। वो कूपर को एक बड़े हॉल में ले जाती है। वहाँ कई साइंटिस्ट्स बैठे होते हैं और उन सब के बीच प्रोफेसर ब्रांड। मर्फ भी वहाँ लाई जाती है। अब सबका फोकस कूपर पर है। एक बार फिर सवाल, इस सीक्रेट बेस का लोकेशन तुम्हें कैसे मिला? मर्फ तुरंत बोल पड़ती है, ग्रेविटी के थ्रू। रूम में हल्की सी हंसी। एक साइंटिस्ट सार्कास्टिकली कहता है, ग्रेविटी मैसेज भेज रही है, सीरियसली? एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। कूपर को फील होता है कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। वो कहता है, मैं सब सच बताऊंगा, बस गारंटी दो कि मेरी बेटी सेफ रहे। तब प्रोफेसर ब्रांड सबको काम करते हैं। उनकी आवाज में अथॉरिटी है। और फिर एक रिवील होता है। कूपर और प्रोफेसर ब्रांड पहले नासा में साथ काम कर चुके हैं। ये सिर्फ रैंडम इंटेरोगेशन नहीं, ये रियूनियन भी है। बाकी सब लोग रूम से निकल जाते हैं। सिर्फ कूपर और प्रोफेसर ब्रांड साइड में बात करने लगते हैं। कूपर के हिसाब से नासा तो सालों पहले बंद हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने स्पेस प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए थे। बजट कट, फंडिंग जीरो, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर खड़ी है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। ऐसे में स्पेस मिशंस लग्जरी लगते हैं। टेक्स्ट बुक्स तक रीराइट कर दिए गए। स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है कि मून लैंडिंग फेक थी, सिर्फ पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है एक्सप्लोरेशन वेस्ट है, सर्वाइवल प्रायोरिटी है। लेकिन प्रोफेसर ब्रांड एक शॉकिंग बात रिवील करते हैं। नासा बंद नहीं हुई, नासा अंडरग्राउंड चली गई, सीक्रेटली। वो कहते हैं, हमने स्पेस को नहीं छोड़ा, हम बस चुप हो गए। ये फैसिलिटी एक्चुअली नासा का हिडन बेस है और वो लोग एक फाइनल प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करेगी। ब्लाइट नाम का डिजीज क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। डस्ट स्टॉर्म सिर्फ शुरुआत है। प्रोफेसर ब्रांड सीधा कूपर की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हम इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से कूपर समझने लगता है, ग्रेविटी वाला मैसेज सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, शायद यूनिवर्स ने उसे वापस बुलाया है। अब फार्मिंग लाइफ और नॉर्मल रूटीन खत्म होने वाले हैं। अब बात सिर्फ एक फैमिली की नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की होने वाली है। प्रोफेसर ब्रांड आगे बताते हैं, गवर्नमेंट ओपनली नासा को फंड नहीं कर सकती थी। लोग भूख से मर रहे हैं, फसल खत्म हो रही है, इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर है। ऐसे वक्त में अगर बिलियन स्पेस प्रोग्राम पर खर्च किए जाते तो पब्लिक रिवोल्ट कर देती। इसलिए नासा को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। लेकिन सीक्रेटली ये ऑर्गेनाइजेशन अब भी काम कर रही है, अंडरग्राउंड, हिडन। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं, पिछले कुछ सालों में गेहूं उगना बंद हो चुका है। ब्लाइट डिजीज हर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है। पहले वीट गया, फिर ओकरा, और धीरे धीरे हर अनाज खत्म हो जाएगा। अगर प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल भी गिरता चला जाएगा। अर्थ सिर्फ भूख से नहीं, सांस की कमी से भी मरेगी। कूपर पूछता है, कोई सोल्यूशन तो होगा, हम क्रॉप्स वापस उगा सकते हैं? प्रोफेसर ब्रांड सीधा जवाब देते हैं, हम अर्थ को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अर्थ को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। फिर वो एक बड़ा रिवील करते हैं। स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसका नाम है एंड्योरेंस। ये फुली ऑपरेशनल है।
इसमें इतना फ्यूल है कि ये दूसरी गैलेक्सी तक ट्रैवल कर सकता है और वहाँ अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ सकता है। नासा के पास अब भी कुछ रॉकेट्स हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को एंड्योरेंस तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं 48 साल पहले प्लैनेट सैटर्न के पास एक वर्म होल अचानक से अपीयर हुआ था। वर्म होल एक शॉर्टकट। नॉर्मल स्पेस ट्रैवल में अगर हम अपनी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं तो लाखों साल लग जाएंगे। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इसमें बिलियन स्टार्स हैं और बिलियंस प्लैनेट्स, और यूनिवर्स में ऐसी काउंटलेस गैलेक्सीज और भी हैं। इंसान के लिए फिजिकली वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वर्म होल डिस्टेंस को फोल्ड कर देता है। यहाँ प्रोफेसर ब्रांड सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। सोचो एक पहाड़ है, अगर तुम्हें उस पहाड़ की दूसरे साइड जाना हो तो तुम उसके अराउंड घूमो, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर पहाड़ के बीच में एक टनल हो तो तुम सीधा उस टनल से पार हो जाओगे मिनट्स में। वर्म होल भी स्पेस में वही टनल का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली थियोरेटिकल था, बेस्ड ऑन थियोरी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। स्पेस और टाइम को बेंड किया जा सकता है। अगर वर्म होल का एक एंड हमें मिल गया तो हम इंस्टेंटली दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं वो वर्म होल सैटर्न के पास स्टेबल है और उसकी दूसरी साइड कुछ अननोन गैलेक्सी में ओपन होता है। नासा ने ऑलरेडी पहले 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था। इस मिशन का नाम था लैजरस मिशन। उन्होंने वहां से डेटा भेजा और 3 प्लैनेट से पॉजिटिव सिग्नल मिला, मतलब वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब मिशन सिंपल है। एंड्योरेंस उस वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करेगा, उन 3 प्लैनेट्स को चेक करेगा और अगर कोई सूटेबल निकला तो ह्यूमैनिटी का नया घर मिल जाएगा। प्रोफेसर ब्रांड कूपर की तरफ देखते हैं। हम चाहते हैं कि तुम पायलट बनो। रूम में साइलेंस छा जाता है। फार्मर कूपर, एक्स नासा पायलट, अब ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनने वाला है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को और डिटेल्स देते हैं। वो कहते हैं ये वर्म होल नेचुरली अपीयर नहीं हो सकता। या तो फ्यूचर की कोई एडवांस सिविलाइजेशन या कोई हायर डायमेंशनल इंटेलिजेंस, किसी ने इसे वहां प्लेस किया है। मतलब कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई चाहता है कि हम सर्वाइव करें। अब तक नासा टोटल 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू भेज चुकी है। उनका मिशन सिंपल था, दूसरी गैलेक्सी में जाकर ऐसे प्लैनेट्स ढूंढो जो अर्थ जैसे हो, जहां ब्रीदेबल एयर हो, वाटर हो, स्टेबल क्लाइमेट हो और डिस्टेंस मैनेजेबल हो। उन सब के साथ हाईली एडवांस्ड रोबोट्स भी भेजे गए। अगर उन्हें कोई सूटेबल प्लैनेट मिलता तो वो वहां से सिग्नल ट्रांसमिट करते। सिग्नल का मतलब ग्रीन लाइट, ह्यूमैनिटी के लिए न्यू होम मिल गया। 13 में से सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स के सिग्नल्स रिसीव हुए, मतलब 3 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो थियोरेटिकली हैबिटेबल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम सिर्फ उनका पिंग रिसीव कर पाए, उनसे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाए। हमें नहीं पता वहां का एनवायरनमेंट स्टेबल है या टेम्पररी, एटमॉस्फेयर सेफ है या टॉक्सिक, सरफेस सॉलिड है या ओशियानिक। इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर है। एक न्यू टीम बनेगी। वो टीम वर्म होल क्रॉस करेगी, उन 3 प्लैनेट्स पर फिजिकली लैंड करेगी और कंफर्म करेगी कि कौन सा प्लैनेट ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मिशन अब सर्वाइवल से बढ़कर सिलेक्शन बन चुका है। प्रोफेसर ब्रांड फिर कूपर को बताते हैं, हमारे पास 2 प्लान्स है। प्लान ए, अगर एक परफेक्ट प्लैनेट मिल जाता है तो यहाँ जो मैसिव स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये बिल्डिंग नहीं है, ये एक जायंट स्पेस स्टेशन है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली फ्यूचर कॉलोनी है, लेकिन प्रॉब्लम है वेट। इतना मैसिव है कि अर्थ की ग्रेविटी इसे लिफ्ट नहीं होने देगी। इसीलिए प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी इक्वेशन पर काम कर रहे हैं। अगर वो ग्रेविटी को मैथमेटिकली कंट्रोल कर ले तो इस स्टेशन को अर्थ से लॉन्च किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ग्रेविटी न्यूट्रलाइज हो जाए तो हैवी से हैवी चीज भी फ्लोट करेगी और तब ये पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। ये है प्लान ए, सारे लोगों को सेफ नई दुनिया में शिफ्ट करना। लेकिन अगर प्लान ए फेल हो गया तो एक बैकअप भी है, प्लान बी, लेकिन उसका जिक्र अभी डिटेल में नहीं किया जाता। रूम का एटमॉस्फेयर सीरियस हो चुका है। प्रोफेसर ब्रांड सीधा कूपर की तरफ देखते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं एंड्योरेंस को पायलट करने के लिए। फार्मर कूपर के सामने अब 2 रास्ते हैं। एक, अपने बच्चों के साथ रहना, दूसरा पूरी इंसानियत के फ्यूचर के लिए मिशन ज्वाइन करना। डिसीजन सिंपल नहीं है और कहानी अब इमोशनल टर्न लेने वाली है। प्रोफेसर ब्रांड प्लान ए को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मैसिव स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये बिल्डिंग नहीं है, ये फ्यूचर का स्पेस स्टेशन है। अगर ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो अर्थ की ग्रेविटी को मैथमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ग्रेविटी न्यूट्रल हो जाए तो इतना हैवी स्टेशन भी हवा में फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद सिर्फ डायरेक्शन देनी होगी और पूरा का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही बार में अर्थ से नई दुनिया तक शिफ्ट हो सकता है। ये था प्लान ए, कंप्लीट इवैक्यूएशन, कंप्लीट सर्वाइवल। लेकिन अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी रेडी है। प्लान बी सिंपल है लेकिन इमोशनल नहीं।
एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 ह्यूमन एम्ब्रियोज भेजे जाएंगे, फ्रोजन एम्ब्रियोज। वहां जाकर आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक न्यू जनरेशन ग्रो की जाएगी। मतलब ह्यूमन रेस रीस्टार्ट होगी, चाहे अर्थ के लोग बचे या ना बचे। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर की तरफ देखकर कहते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस्ड पायलट चाहिए। तुम नासा के बेस्ट टेस्ट पायलट्स में से थे, जॉइन अस। ये सिर्फ जॉब ऑफर नहीं था, ये ह्यूमैनिटी का इन्विटेशन था। कूपर सोचता है, वो फार्मर है, लेकिन अंदर से वो अब भी एक्सप्लोरर है। और आखिरकार वो हाँ कर देता है, क्योंकि ये मिशन सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं, ह्यूमैनिटी का लास्ट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन घर पर मर्फ टूट जाती है। वो अपने फादर से कहती है, आप क्यों जा रहे हो? वहाँ डेथ का रिस्क है, जाने की गारंटी है, वापस आने की नहीं। कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। लेकिन मर्फ को ये सैक्रिफाइस समझ नहीं आता। रात को वो अपने रूम में बैठी होती है, फिर से उन ग्रेविटी लाइंस को देखती है, जैसे कोई फाइनल आंसर मिलने वाला हो। सुबह कूपर उसे बाय कहने आता है। मर्फ कहती है, मैंने मैसेज डिकोड कर लिया, उसका मतलब है स्टे, मत जाओ। रूम में साइलेंस। ये वही ग्रेविटी मैसेज है जो पहले उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, अब वो कह रहा है रुक जाओ। लेकिन कूपर डिसाइड कर चुका है, वो मर्फ की बात नहीं मानता। जाने से पहले वो अपनी पॉकेट से 2 वॉचेस निकालता है, एक मर्फ को दे देता है। वो कहता है, ये दोनों वॉचेस सेम टाइम पर सेट है, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास। स्पेस में टाइम अर्थ से स्लो चलता है। हो सकता है जब मैं वापस आऊं तुम मेरी एज की हो सकता है मैं सेम एज का रहूं और तुम बूढ़ी हो जाओ, लेकिन हम दोनों सेम टाइम कंपेयर करेंगे। जब मैं वापस आऊंगा हम देखते हैं किसकी वॉच ज्यादा फास्ट चली। ये सिर्फ वॉच नहीं थी, ये प्रॉमिस था, टाइम के अगेंस्ट एक चैलेंज। मर्फ रो रही होती है, लेकिन कूपर मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि अगर वो एक बार रुक गया तो शायद कभी जा नहीं पाएगा। और यहीं से मिशन ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। कूपर मर्फ से कहता है, अपना ख्याल रखना। मर्फ रोती रहती है और कूपर मुड़कर भी नहीं देखता। रॉकेट लॉन्च होता है, अर्थ धीरे धीरे छोटी होती जाती है। कूपर और टीम पहले अर्थ से लॉन्च करके स्पेस स्टेशन एंड्योरेंस तक पहुंचते हैं। एंड्योरेंस एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर है जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता है। वहां से एक छोटा शटल डिटैच होता है। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वर्म होल। वर्म होल का नाम है गारगेंटुआ, सिस्टम के पास वाला एंट्री पॉइंट जो सैटर्न के ऑर्बिट के नियर ओपन हुआ था। और यही गेटवे है दूसरी गैलेक्सी का। ये वही पाथ है जिसके थ्रू पहले 12 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे। उनमें से 3 के सिग्नल्स पॉजिटिव आए थे। टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो नियरेस्ट कैंडिडेट चेक करेंगे। उस प्लैनेट का नाम है मिलर्स प्लैनेट। इसका नाम एस्ट्रोनॉट मिलर के नाम पर रखा गया था, जो वहां सबसे पहले लैंड हुआ था। अब यहाँ से स्टोरी डेंजरस हो जाती है। मिलर्स प्लैनेट वर्म होल के बहुत क्लोज ऑर्बिट करता है और स्पेशली ब्लैक होल गारगेंटुआ के इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड में है। यहाँ ग्रेविटी एक्सट्रीम है और रिलेटिविटी का रूल एक्टिवेट हो जाता है। इस प्लैनेट पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होगा। मतलब अगर वो वहाँ 3 घंटे रुकते हैं तो अर्थ पर 21 साल बीत चुके होंगे। टाइम लिटरली उनके खिलाफ काम कर रहा है। रिस्क ह्यूज है, लेकिन सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट यहीं से आ रहा है। टीम लैंड करती है, सरफेस देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पूरा प्लैनेट शैलो वाटर से कवर्ड है, सिर्फ 2 फुट गहरा पानी। ना कोई ट्रीज, ना कोई माउंटेन्स, ना कोई विजिबल लैंड मास, सिर्फ एंडलेस वाटर। उन्हें मिलर का क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट मिलता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सिर्फ रोबोट और इक्विपमेंट का सिग्नल मिल रहा था, जिसे वो पॉजिटिव लाइफ सिग्नल समझ रहे थे। अब अमीलिया ब्रैंड दूर देखकर कहती है, मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं, मैं चेक करके आती हूँ। कूपर सडनली फ्रीज हो जाता है। वो जूम करके देखता है, वो माउंटेन्स नहीं है, वो जाइंट वाटर वेव्स है, मैसिव टाइडल वेव्स, किलोमीटर्स हाई, ब्लैक होल की ग्रेविटी से क्रिएट हुई सुपर वेव्स, और वो सीधा उनकी तरफ आ रही हैं। कूपर चिल्लाता है, अमीलिया वापस आओ, वो माउंटेन्स नहीं है। टीम पैनिक मोड में आ जाती है, सब शटल की तरफ भागते हैं। वाटर लेवल सडनली राइज होने लगता है। रोबोट अमीलिया को बचाने के लिए दौड़ता है, लास्ट सेकंड पर उसे शटल तक लाता है, लेकिन उनका एक क्रू मेंबर रोमिली के साथ नहीं था। एक्चुअली जो साथ लैंड किया था डॉयल वेव में फंस जाता है। जाइंट वेव सीधा उन पर गिरती है और वो बच नहीं पाता। उनका एक मेंबर वहीं मर जाता है। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें वहां सिर्फ कुछ मिनट्स लगे, लेकिन अर्थ पर सालों का वक्त बीत रहा है। मिशन अब सर्वाइवल मोड में आ चुका है और असली इमोशनल डैमेज अब होने वाला है। वेव के बाद जब सब किसी तरह शटल तक पहुंचते हैं, तब एक और प्रॉब्लम सामने आती है। उनके स्पेस जेट के इंजन्स में पानी घुस चुका होता है। अगर इंजन्स ड्राई नहीं हुए तो वो वापस ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। टाइम ऑलरेडी उनके खिलाफ है, हर मिनट इक्वल्स अर्थ के साल। लेकिन मजबूरी है,
उन्हें इंजन्स ड्रेन करने पड़ते हैं। रिपेयर करने में उन्हें लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। और याद रखो, मिलर्स प्लैनेट पर 1 घंटा इक्वल 7 साल, मतलब 3 घंटे अर्थ पर 21 साल से ज्यादा। फाइनली शटल लिफ्ट ऑफ करती है। वो वापस जाकर डॉक करते हैं मेन स्पेसक्राफ्ट इंड्योरेंस के साथ। अंदर जाकर सब शॉक हो जाते हैं। रोमेली, जो इंड्योरेंस पर वेट कर रहा था, अब विजिबली बूढ़ा हो चुका है। उसके बाल सफेद, चेहरा थका हुआ। वो कहता है, मुझे लगा तुम लोग मर गए। मैं वेट करता रहा सालों तक। एग्जैक्ट टाइम 23 साल 4 महीने 8 दिन। सिर्फ कुछ घंटों का मिशन और अर्थ पर 2 दशक बीत गए। रोमेली बताता है, इन 23 सालों में अर्थ से बहुत मैसेजेस आए हैं। कूपर तुरंत रिकॉर्डिंग रूम में जाता है। वो अपने बच्चों के वीडियो मैसेजेस प्ले करता है। सबसे पहले टॉम का मैसेज। टॉम अब ग्रोन अप है। वो बताता है, डैड, मेरी शादी हो गई, मेरा बेटा भी है, शायद आप जिंदा नहीं हो। कूपर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। उसकी एज नहीं बदली, लेकिन उसका बेटा उससे बड़ा हो गया। टाइम में उसे फादर से स्ट्रेंजर बना दिया। फिर मर्फ का मैसेज, सिर्फ एक, वो भी उस दिन का जब उसका बर्थडे था, क्योंकि कूपर ने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारे बर्थडे पर वापस आऊंगा। मर्फ कहती है, आज मैं आपकी एज की हो गई हूँ, हैप्पी बर्थडे। उसकी आवाज में गुस्सा भी है, दर्द भी। यहीं रिवील होता है कि मर्फ अब प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम कर रही है। वो नासा के सीक्रेट बेस में साइंटिस्ट बन चुकी है। अब डिसीजन लेना है। 3 प्लैनेट्स में से एक रिजेक्ट हो चुका। 2 ऑप्शंस बचे हैं, डॉक्टर मैन का प्लैनेट और एडमिन्स का प्लैनेट। कूपर और कुछ क्रू मेंबर्स कहते हैं, मैन का प्लैनेट पास में है, फ्यूल कम है, लॉजिकल चॉइस नियरेस्ट टारगेट। लेकिन अमीलिया ब्रांड कहती है, एडमिन्स का डेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वहाँ लाइफ स्टेबल हो सकती है। रूम में डिसएग्रीमेंट होता है। फ्यूल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, और हर डिसीजन फ्यूचर डिसाइड करेगा। आखिरकार मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम है, रिस्क कम लग रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता सबसे बड़ा रिस्क अब शुरू होने वाला है। फ्यूल काफी कम बच चुका होता है, इसीलिए टीम फाइनल डिसीजन लेती है। एडमिन्स के प्लैनेट पर जाना रिस्की होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, फ्यूल इनसफिशिएंट है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर ही जाएंगे। डॉक्टर मैन नासा के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट में से एक और लाजरस मिशन का मेंबर। जब वो मैन के प्लैनेट पर लैंड करते हैं, सरफेस आइसी और बैरन होती है, हर जगह बर्फ। वहाँ उन्हें डॉक्टर मैन एक हाइबरनेशन पॉड में मिलता है। वो सालों से फ्रोजन स्टेट में था, उसे जगाया जाता है। डॉक्टर मैन बताता है, प्लैनेट का लोअर एटमॉस्फेयर अमोनिया से भरा है, लेकिन ऊपर माउंटेन्स पर ऑक्सीजन मिल सकती है, वहाँ सेटलमेंट पॉसिबल है। सबको थोड़ी होप मिलती है, लेकिन फिर एक स्ट्रेंज बात सामने आती है। डॉक्टर मैन ने अपने रोबोट को डिसेबल कर दिया था, रोबोट जो एक्यूरेट डेटा भेज रहा था। जब कूपर पूछता है, तुमने रोबोट ऑफ क्यों किया? मैन कहता है, रोबोट मैल फंक्शन कर रहा था, वो गलत डेटा ट्रांसमिट कर रहा था। लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब सा टेंशन होता है। दूसरी तरफ अर्थ पर प्रोफेसर ब्रांड अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज में होते हैं। वो मर्फ को एक सच बताते हैं, एक ऐसा सच जो सब कुछ तोड़ देता है। ग्रेविटी इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा चाहिए, जो मुझे कभी मिल नहीं सकता। फिर वो सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील करते हैं, प्लान ए सिर्फ एक झूठ था, पब्लिक को होप देने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को मिशन पर भेजने के लिए। उन्हें पता था कि अर्थ के लोगों को फिजिकली रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं। असली प्लान हमेशा प्लान बी था। 5000 एम्ब्रियोज, न्यू कॉलोनी, न्यू बिगिनिंग। अर्थ के लोग बस धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। मर्फ टूट जाती है। उसके फादर कूपर को झूठ बताया गया था, और सबसे पेनफुल बात, अमीलिया ब्रांड को भी ये सच नहीं पता था। उसके अपने फादर ने उसे भी अंधेरे में रखा। प्रोफेसर ब्रांड की डेथ हो जाती है। मर्फ ये मैसेज रिकॉर्ड करके कूपर को भेज देती है। जब कूपर को ये मैसेज मिलता है, वो शॉक हो जाता है। प्लान ए कभी रियल था ही नहीं। अर्थ को बचाने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करने का प्लान था। कूपर डिसाइड करता है, मैं वापस अर्थ जाऊंगा, अपने बच्चों के पास। लेकिन डॉक्टर मैन का प्लैनेट उतना सिंपल नहीं है, और सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। सबसे बड़ा बिट्रेयल अब होने वाला है। कूपर डिसाइड कर लेता है कि वो मिशन कंटिन्यू नहीं करेगा, वो अर्थ वापस जाना चाहता है। तब रोमेली एक इम्पोर्टेंट सजेशन देता है, अगर तुम गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास से गुजरो तो एक रोबोट को उसमें ड्रॉप कर देना, वो क्वांटम डेटा कलेक्ट करेगा, शायद ग्रेविटी इक्वेशन कंप्लीट हो सके। ये रिस्की प्लान है, लेकिन थियोरी स्ट्रांग है। अब कूपर और डॉक्टर मैन प्लैनेट सरफेस पर निकलते हैं, और वहीं सच सामने आ जाता है। मैन ने झूठ बोला था, पूरा प्लैनेट अमोनिया से भरा हुआ है, ऑक्सीजन 0, हैबिटेबल कंडीशंस बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए फेक डेटा भेजा। वो यहाँ अकेला मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने रोबोट को डिसेबल किया और फॉल्स होप क्रिएट की।
जब कूपर को सच पता चलता है, दोनों के बीच फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है। मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कूपर जिंदा रहा तो सच एक्सपोज हो जाएगा। कूपर का ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अमीलिया ब्रांड आकर कूपर को बचा लेती है। मैन वहां से भाग जाता है। वो एक शटल लेकर मेन स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस की तरफ निकल पड़ता है। उसका प्लान सिंपल है, एंड्योरेंस को कंट्रोल करो और अकेला अर्थ वापस चला जाओ। वो डॉकिंग अटेम्प्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो प्रॉपर अलाइनमेंट फॉलो नहीं करता। डॉकिंग मैनुअल फॉलो किए बिना कनेक्ट करने की कोशिश करता है। रिजल्ट, मैसिव एक्सप्लोजन। एयरलॉक ब्लास्ट हो जाता है, डॉक्टर मैन वहीं मर जाता है। एंड्योरेंस अनकंट्रोल स्पिन करने लगता है। पूरा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में रैपिडली रोटेट कर रहा होता है। अब सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही है। कूपर और अमीला अपने शटल में होते हैं। उन्हें स्पिनिंग एंड्योरेंस के साथ डॉक करना है। स्पीड इनसेन है, ग्रेविटी अनस्टेबल है। यहाँ कूपर एक रिस्की मूव करता है। वो एंड्योरेंस की रोटेशन स्पीड के इक्वल अपने शटल को स्पिन करता है। एग्जैक्ट सेम एंगुलर वेलोसिटी अचीव करता है और फिर परफेक्टली टाइमिंग करके डॉक कर देता है। इम्पॉसिबल लगने वाला मूव सक्सेसफुल हो जाता है। अब उनके पास फ्यूल बहुत कम बचा है। सिर्फ एक ऑप्शन है, स्लिंग शॉट मैन्यूवर। ये वही ग्रेविटी असिस्ट थ्योरी है जो इंडियन मूवी मिशन मंगल में भी एक्सप्लेन की गई थी। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से हाई स्पीड में गुजरता है तो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उसे पुल करती है और फिर एक एक्स्ट्रा पुश देकर उसकी स्पीड बढ़ा देती है, जैसे गुलेल से पत्र छोड़ा जाता है। प्लान ये है, गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास से स्विंग करेंगे, उसकी ग्रेविटी का यूज करके स्पीड गेन करेंगे और एडमंड्स के प्लैनेट की डायरेक्शन में शूट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वेट कम करना होगा और इसका मतलब कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना होगा। अब सबसे इमोशनल डिसीजन आने वाला है। कूपर और अमेलिया गार्गेंचुआ के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उनका टारगेट है तीसरा और आखिरी ऑप्शन, एडमंड्स का प्लैनेट। वही एक जगह है जहां लाइफ के चांसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वो स्लिंग शॉट मैन्यूवर ट्राई करते हैं। प्लान ये है कि गार्गेंचुआ की ग्रेविटी का यूज करके स्पीड गेन करें और सीधा एडमंड्स के प्लैनेट की तरफ निकल जाएं। लेकिन कैलकुलेशन के बाद पता चलता है स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं होगा। फ्यूल भी क्रिटिकल लेवल पर है। अगर कुछ हैवी मास सैक्रिफाइस ना किया तो अमीलिया तक पहुंचना मुश्किल होगा। तब कूपर फाइनल डिसीजन लेता है। वो अपना मॉड्यूल डिटैच कर देता है, खुद को सैक्रिफाइस करता है। साथ ही रोबोट टार्स को भी ब्लैक होल की तरफ भेज देता है ताकि टार्स क्वांटम डेटा कलेक्ट कर सके। प्लान सिंपल है, अगर डेटा मिल गया तो शायद ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और अर्थ बच सकती है। डिटैचमेंट के बाद कूपर का मॉड्यूल गार्गेंचुआ की तरफ गिरने लगता है। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है और फिर अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। कूपर मर नहीं जाता, वो पहुंच जाता है एक स्ट्रेंज डिमेंशन में, एक फिफ्थ डिमेंशन, एक ऐसी जगह जो ह्यूमन समझ से परे है। वो जगह एक जाइंट टेसरैक्ट जैसी दिखती है, टाइम का फिजिकल स्ट्रक्चर। हर मोमेंट एक फिजिकल लेयर की तरह प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर बनाया होता है फ्यूचर ह्यूमंस ने, वो एडवांस्ड बीइंग्स जो हमसे टाइम में आगे हैं। उन्होंने ये ब्रिज बनाया ताकि पास्ट के ह्यूमंस को गाइड किया जा सके, ताकि अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। इस टेसरैक्ट के अंदर कूपर अपनी बेटी मर्फ को देख सकता है, हर एज में, छोटी मर्फ, टीनेज मर्फ, एडल्ट मर्फ। वो उसे देख सकता है लेकिन डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तब कूपर को याद आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी ही एक ऐसी फोर्स है जो टाइम और डिमेंशंस के पार ट्रैवल कर सकती है। वो बुक शेल्फ के पीछे से ग्रेविटी मैनिपुलेट करता है, बुक्स को गिराता है, बाइनरी पैटर्न क्रिएट करता है, डस्ट के थ्रू मैसेज भेजता है। वही घोस्ट जो मर्फ बचपन में देखती थी वो कोई और नहीं, खुद कूपर था। वो बाइनरी कोड में एक मैसेज भेजता है, स्टे। मर्फ ने वो वर्ड अपनी नोटबुक में लिखा था। अब कूपर का कनेक्शन टार्स से फिर से एस्टैब्लिश हो जाता है। टार्स कंफर्म करता है उसने गार्गेंचुआ का क्वांटम डेटा कलेक्ट कर लिया है। यही वो डेटा था जो प्रोफेसर ब्रांड को ग्रेविटी इक्वेशन के लिए चाहिए था। अब कूपर डिसाइड करता है वो ये डेटा मर्फ तक पहुंचाएगा, चाहे कैसे भी। अब फाइनल कनेक्शन होने वाला है जहां एक बाप टाइम के पार से अपनी बेटी को बचाने वाला है। कूपर चाहता था कि टार्स ने जो क्वांटम डेटा कलेक्ट किया है वो किसी तरह अर्थ पर मर्फ तक पहुंच जाए। मर्फ अब बड़ी हो चुकी है, प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम करते करते वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कूपर टेसरैक्ट के अंदर सब कुछ देख सकता है पर डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तब उसे याद आता है मॉर्स कोड, एक सिंपल लेकिन पावरफुल कम्युनिकेशन मेथड। टिक टिक, ब्लिंक ब्लिंक, शॉर्ट और लॉन्ग सिग्नल्स के थ्रू मैसेज भेजना।
कूपर डिसाइड करता है कि वो मर्फ की घड़ी का यूज करेगा, वही वॉच जो उसने बचपन में मर्फ को दी थी। वो ग्रेविटी मैनिपुलेट करता है और घड़ी की सेकंड हैंड को मॉर्स कोड पैटर्न में मूव करता है। हर टिक के अंदर एनकोडेड डेटा, ब्लैक होल का क्वांटम डेटा, ग्रेविटी इक्वेशन का सोल्यूशन। मर्फ जब अपने बचपन वाले रूम में आती है, वो घड़ी उठाती है। उसे टिक टिक कुछ अजीब लगती है। वो पैटर्न नोटिस करती है, क्योंकि वो भी साइंटिस्ट है। उसे मॉर्स कोड समझ आता है और फिर वो पूरा मैसेज डिकोड कर लेती है। क्वांटम डेटा सक्सेसफुली मिल जाता है। मर्फ फाइनली ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व कर देती है। वो प्रॉब्लम जो प्रोफेसर ब्रांड कभी सॉल्व नहीं कर पाए, मर्फ कंप्लीट कर देती है। ह्यूमैनिटी को अर्थ से स्पेस स्टेशंस पर शिफ्ट करने का सोल्यूशन मिल जाता है और उस मोमेंट टेसरैक्ट कोलैप्स होने लगता है। फ्यूचर बीइंग्स अपना ब्रिज हटा देते हैं। कूपर स्पेस में अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल रूम में। उसे बताया जाता है कि वो कूपर स्टेशन पर है, एक जायंट स्पेस हैबिटेट जो सैटर्न के ऑर्बिट में बनाया गया है। कूपर सोचता है कि स्टेशन उसके नाम पर होगा, लेकिन डॉक्टर बताता है ये स्टेशन उसकी बेटी के नाम पर है, मर्फ कूपर। वही असली हीरो थी, वही थी जिसने ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व की, वही थी जिसने ह्यूमैनिटी को बचाया। कूपर अपनी बेटी से मिलने जाता है और जब वो रूम में एंटर करता है, वो देखकर शॉक हो जाता है। मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि गारगेंटुआ के पास जो 3 घंटे गुजरे थे वो अर्थ पर कई सालों के बराबर थे। टाइम डायलेशन ने सब कुछ बदल दिया। बाप जवान, बेटी बूढ़ी। इमोशनली सबसे पावरफुल मोमेंट। मर्फ अपने फादर को देखती है और कहती है, कोई पेरेंट अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखता। वो कूपर से कहती है कि वो यहाँ ना रुके, उसकी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, वो अपनी जिंदगी कंप्लीट कर चुकी है। कूपर को अब आगे बढ़ना चाहिए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कूपर एक और डिसीजन लेने वाला है, एक आखिरी मिशन। कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाता है। इतने सालों बाद मिलना और फिर भी वक्त का गैप महसूस होना, ये मोमेंट बहुत पावरफुल था। थोड़ी देर बाद कूपर मर्फ से अमीलिया के बारे में पूछता है। मर्फ बताती है, अमीलिया जिंदा है, वो एडमंड्स के प्लैनेट पर है, वही लास्ट प्लैनेट जिसके बारे में मिशन था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो प्लैनेट फुली हैबिटेबल है, ह्यूमन लाइफ के लिए परफेक्ट। एडमंड्स प्लैनेट पर अमीलिया ने कॉलोनी शुरू कर दी है। एम्ब्रियो प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया गया है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर वहाँ से शुरू हो रहा है। मर्फ कूपर से कहती है, तुम यहाँ मेरे लिए मत रुको, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, जाओ उसके पास जाओ। और फिर कूपर एक स्पेसक्राफ्ट चुरा लेता है, टार्स को साथ लेता है और सीधा एडमंड्स प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं अमीलिया अकेली खड़ी है, नई प्लैनेट पर, नई शुरुआत के साथ, और कहीं स्पेस में कूपर उसकी तरफ आ रहा है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। एंडिंग ओपन है, होपफुल है, इमोशनल है और ये मैसेज देती है, लव स्पेस और टाइम से भी पावरफुल है। और हाँ, इस फिल्म का ऑफिशियली कोई सीक्वल अनाउंस नहीं हुआ है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इसे स्टैंडअलोन स्टोरी के रूप में ही बनाया था। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और अगला ब्रेकडाउन किस मूवी का चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।